सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल। तो जो बोर्स के मॉडल था उसमें काफ़ी चीज़ें हम जो पढ़ के आ रहे थे उनको काफ़ी चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया। तो लेट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, इट कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एटम जो होता है वो स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी को किसने दिया, समझाया, बोर्स के मॉडल ने समझाया। फिर बोर्स ने हमें एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि -1312/n² किलो जूल पर मोल। तो जो बोर्स थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट की क्या कर सकते थे, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते थे। फिर हमने बच्चों पढ़ा था कि हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा था ये रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इस मॉडल को किसने एक्सप्लेन करा इस मॉडल को बोर्स ने। इस जो लाइन स्पेक्ट्रा था इसको किसने एक्सप्लेन करा, इसको एक्सप्लेन करा बोर्स ने। उन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट होते हैं ये स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो तब वो ना तो एनर्जी गेन करता है और ना एनर्जी को लॉस करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जब वो वापस इमिट करेगा तो वापस इमिट करके वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो जब वो जो हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो भी था, सपोज़ हमने बात करी थी लाइमन सीरीज जो हमें मिली थी, तो सपोज़ हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, दूसरे शेल से कहाँ पर आया, फर्स्ट में, या थर्ड से आया फर्स्ट में, या फोर्थ से आया फर्स्ट में, या फिफ्थ से आया फर्स्ट में, या सिक्स्थ से, सेवन्थ से, या फिर इनफाइनाइट से। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है इसके बेसिस पे हमें क्या मिली थी, डिफरेंट लाइन मिली थी, और इसी को हमने क्या बोला था, लाइमन सीरीज़ बोला था। इसी तरह से हमको जब हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से कहाँ आ रहा था, सेकंड में आ रहा था एनर्जी को लॉस करके, तो हमें क्या मिली, बामर सीरीज़ मिली। इसी तरह डिफरेंट लाइंस हमें पार्शियल में मिली, ब्रैकेट में मिली, और इसी तरीके से डिफरेंट लाइंस हमें फंड में मिली। तो इसने जो एक्सप्लेन करा था कि जो लार्ज नंबर्स ऑफ different types of downward transition take place simultaneously in a sample of hydrogen. Therefore, large number of lines are obtained in emission spectrum of hydrogen. The lines which arise due to the transition from higher energy level to first energy level are grouped as Lyman series. The lines obtained as result of transition of electron from higher energy level to second, third, fourth and fifth energy levels are rise to Balmer, Paschen, Brackett and Fund series respectively. So now this way we get different type of spectral lines. So these are the success of the Bohr's model. Now what are the limitations? So there are some also limitations of the Bohr's model. First, Bohr's model could not explain the spectra of atoms containing more than one electron. आपने देखा होगा हमने हर जगह लिखा है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल लाइक हीलियम +2 लिथियम, है ना, हमने यही लिखा हुआ है। तो हमने वो लिए हुए हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, ओनली 1 है। तो ये हाइड्रोजन के सिवा किसी और दूसरा जो एटम था उसके बारे में ये स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक ये था। सेकेंड इसका ड्रॉबैक ये था कि जो स्प्लिटिंग लाइंस आई थी बच्चों, यदि हम इस स्प्लिटिंग लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो फिर स्प्लिट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये स्प्लिटिंग लाइन का फिर स्प्लिट होना, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स मॉडल। बोर्स ने इसको नहीं समझा पाया था। इसी तरह यदि ये जो स्प्लिटिंग लाइन्स हैं इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे अप्लाइड करें तो इसको हमने बोला था स्टार्क इफेक्ट। तो ये स्टार्क इफेक्ट को भी समझा नहीं पाई। तो बच्चों आपको यहाँ पर 2 टर्म नहीं आ रही है, ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट होना, और स्टार्क इफेक्ट
जो स्प्लिटिंग लाइन्स हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट होना इज़ नॉन एज स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोर्ड्स का मॉडल था वो ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमने पढ़ा था बच्चों ड्वेल नेचर, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्वेल नेचर है, वो लाइट की तरह, वेव की तरह भी काम करेगा और वो पार्टिकल की तरह भी काम करेगा। तो जो बोर्स का मॉडल था उसने जो ड्वेल नेचर को इग्नोर करा, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उसको केवल एक पार्टिकल के फॉर्म में लिया, उन्होंने उसकी जो वेव नेचर थी उसको इग्नोर करा। ठीक है, फिर ये जो मॉडल था अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्शन था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में तब हम उसकी वेलोसिटी का और मोमेंटम को हम इसको एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था जो अभी मैं आपको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड ज्योमेट्री शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो बोर्ड्स का मॉडल था वो ये नहीं बता पाया कि वाई एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और यदि मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो व्हाट आर द ज्योमेट्री एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द बोर्ड्स लॉ, बोर्ड्स मॉडल के बहुत लिमिटेशंस हैं, और मैंने इसमें सक्सेस और लिमिटेशन दोनों आपको बताया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप बोर्ड्स मॉडल यदि नहीं पढ़ा हो तो प्रीवियस वीडियो में बोर्ड्स का मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं पहले आप उनको पढ़िए बहुत ध्यान से, उसके बाद सक्सेस ऑफ बोर्ड्स मॉडल, और लास्ट मैंने इसमें कवर अप किया है लिमिटेशंस ऑफ द बोर्ड्स मॉडल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो read all